दोस्तों, एक ऐसा सीरियल किलर जिसके मन में बिल्कुल भी दया नहीं है और ना ही वो किसी पर रहम खाता है। और अगर आप उस सीरियल किलर की कहानी देखना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो को ओपन किया है। इस वेब सीरीज का नाम है दुरंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आएगी। फर्स्ट एपिसोड में हम सुमित नाम के एक लड़के को पानी में डूबते हुए देखते हैं और इरा नाम की लड़की उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। अब ये कौन है और क्यों पानी में कूदा, ये आपको आगे पता चलेगा। एक महीना पहले जब सुमित अपनी नींद से जागता है तो अपनी पत्नी इरा को अपने पास बैठा हुआ देखता है। इरा सुमित को बर्थडे विश करती है और गिफ्ट में उसे एक घड़ी देती है। तभी सुमित की बेटी अन्या भी उठ जाती है और उनके साथ हंसी मजाक करने लगती है। सुमित को कभी भी हंसी नहीं आती थी, इसलिए वो फोन पर ऐसे वीडियो देखता था जो लोगों को हंसाने का तरीका बताते थे। सुमित अपनी सास के साथ रहता था और घर के सभी काम करता था। फिर एक दिन सुमित के माता पिता उससे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन अन्या उनके पैर नहीं छूती। फिर सुमित की माँ इसका सारा दोष इरा को देती है। खाना खाते समय इरा को किसी निखिल नाम के व्यक्ति का फोन आता है जो कि बताता है कि एक हत्या हुई है और इरा, जो कि क्राइम ब्रांच की वरिष्ठ अधिकारी है, तुरंत घटना स्थल पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर इरा और निखिल जांच शुरू करते हैं। जिस महिला की हत्या हुई थी उसे सब बूटावाला के नाम से जानते थे और वो एक बूढ़ी औरत थी। हत्या के संदेह में दो लोगों को रखा जाता है, नीलम सिंह जो कि बूटावाला की पर्सनल नर्स है और उसका बेटा फरदून जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। नीलम बताती है कि वो हफ्ते में 2 बार बूटावाला की जांच करने के लिए आती है और आज जब वो आई तो उसने बूटावाला को मरा हुआ पाया। तभी फरदून वहां आता है और अजीब हरकतें करने लगता है। पुलिस उसे बाहर ले जाती है। फिर इरा नीलम से फरदून की मानसिक स्थिति के बारे में पूछती है। नीलम बताती है कि फरदून की नौकरी छूट गई थी और उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया था और ऊपर से उसकी माँ बूटावाला उसे एक भी रुपया नहीं देती थी। इरा और निखिल का एक साथी जिसका नाम लक्ष्य है इस केस पर काम करता है। उसे यकीन था कि इस हत्यारे ने 17 साल पहले एक कुख्यात अपराधी बालाबानी की नकल की है। बालाबानी अपने शिकार के अंगूठे का नाखून निकालता था और एडी काट देता था ताकि उसका शिकार भाग ना पाए। बालाबानी ने 17 साल पहले आत्महत्या कर ली थी, लेकिन अब एक नया हत्यारा उसकी नकल कर रहा था। यह है विकास सरोदे जो कि एक पत्रकार है। इसने अपने चैनल पर एक सप्ताह पहले बालाबानी की पूरी कहानी दिखाई थी और इसी के एक हफ्ते के बाद ऐसा ही एक मामला देखने को मिल गया। अब बूटावाला की लाश पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर को सौंपी जाती है। फिर यह पता चलता है कि बूटावाला के अंगूठे पर खून नहीं बल्कि कुछ और ही लगा है। रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, लेकिन इरा के मन में कुछ और भी शक बैठ जाता है। फिर जब इरा और उसके साथी सुमित के हाथ का बना हुआ खाना खा रहे थे तो विकास इरा से मिलने के लिए आता है, लेकिन तभी उसे धीरज नाम के एक आदमी का फोन आता है। वो विकास को बताता है कि बालाबानी का बेटा अभिषेक, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। अभिषेक और मैं एक ही रेस्टोरेंट में काम करते थे और अब वो मुझे मारने की धमकी दे रहा है। फिर विकास धीरज को कल शाम 4 बजे मिलने के लिए बुलाता है। फिर जब विकास एड्रेस लिखने के लिए पेन मांगता है तो पेन के ऊपर का डिजाइन देखकर विकास हैरान हो जाता है। पेन के ऊपर एक गुप्त तरीके से LB लिखा हुआ था जिसका मतलब है लता बानी, अभिषेक बानी की मदर। विकास और अभिषेक एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और इस डिजाइन के बारे में केवल विकास को ही पता था। फिर जब विकास इस पेन के बारे में लक्ष्य से पूछता है तो लक्ष्य बताता है कि ये पेन इरा मैडम के पति सुमित जी ने बनाया है। फिर विकास सीधा सुमित से मिलने के लिए चला जाता है। सुमित अपने घर में बनी दुकान में लोहे की एंटीक चीजें बनाया करता था। फिर विकास वहां पर पहुंचकर सुमित से उस पेन के बारे में पूछता है। विकास सुमित को नहीं जानता था, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या सुमित अभिषेक को जानता है। लेकिन जैसे ही विकास सुमित का चेहरा देखता है वो हैरान रह जाता है क्योंकि सुमित ही अभिषेक बानी था, विकास के बचपन का दोस्त। फिर सुमित विकास को जबरदस्ती बिठा लेता है और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता है। ये सब देखकर विकास घबरा जाता है क्योंकि अभिषेक बानी 17 साल से वांटेड था। उस पर आरोप था कि 17 साल पहले जो हत्या बालाबानी ने की थी उस मर्डर में उसके बेटे अभिषेक का भी हाथ था, क्योंकि खून से सनी हुई छुरी अभिषेक के स्कूल बैग में मिली थी और तब से ही अभिषेक गायब है। फिर अभिषेक विकास का गला पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। तभी जब इरा घर पहुंचती है तो सुमित अपने कमरे में बैठा अपनी बेटी अन्या को पढ़ा रहा था और पूरे घर में शांतिपूर्ण माहौल था, लेकिन सुमित ने दूसरे कमरे में विकास के हाथ मुंह बांधकर उसे बांध रखा था। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। सेकंड एपिसोड कुछ साल पहले की घटनाओं से शुरू होता है जब इरा और सुमित की शादी भी नहीं हुई थी। उन दिनों इरा एक दुकान चलाती थी। सुमित उस दुकान में ग्रेफाइट के 6 हैंडल लेने जाता है। तभी इरा को पहली नजर में ही सुमित से प्यार हो जाता है, लेकिन वो हैंडल उसकी दुकान में नहीं थे, इसलिए वो सुमित से कहती है कि वो उन्हें सुमित के घर पहुंचा देगी। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। तभी अन्या सुमित को बताती है कि इरा उसकी शॉप में सफाई करने के लिए गई है। ये बात सुनकर सुमित घबरा जाता है क्योंकि वहीं पर उसने विकास को बांध रखा था। फिर कमरे का
दरवाजा खोलने से पहले ही सुमित दौड़कर वहां पहुंच जाता है और ईरा को अपनी बातों में उलझाकर कमरे में जाने से रोकता है। अगले सीन में हम देखते हैं ईरा, निखिल और लक्ष्य इसी केस की जांच कर रहे थे। वे सभी बालाबानी के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे थे ताकि उस हत्यारे के बारे में पता चल सके जिसने बालाबानी की नकल की है। जांच के दौरान डॉक्टर तांबे ईरा को फोरेंसिक रिपोर्ट भेजते हैं जिसमें यह पता चलता है कि बूटा वाले के अंगूठे पर लगी वस्तु लाल रंग की लिपस्टिक है। जांच में यह भी पता चलता है कि मिसेस बूटावाला के मरने के बाद किसी ने उसकी वसीयत बनाई और उस लिपस्टिक की हेल्प से उसके अंगूठे का निशान वसीयत पर लगवाया। निखिल का शक तो बूटावाले के बेटे फरदून पर जाता है क्योंकि बूटावाला ने अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी थी लेकिन अपने बेटे को कुछ भी नहीं दिया। लेकिन ईरा का शक बूटावाला की नर्स नीलम पर जाता है क्योंकि नीलम भी इसी रंग की लिपस्टिक इस्तेमाल करती है। अब ईरा और लक्ष्य नीलम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं ताकि उसके ब्लड और लिपस्टिक को टेस्ट किया जा सके। दूसरी तरफ सुमित एक हथौड़ा लेकर विकास को मारने के लिए जाता है। विकास ने दोस्त होने के बावजूद बचपन में अभिषेक के साथ बहुत गलत किया था। बचपन में विकास ने अपने कई दोस्तों के साथ मिलकर अभिषेक को पेड़ के साथ बांधकर बहुत मारा क्योंकि विकास को लगता था कि अभिषेक ने अपने पिता का साथ उस कत्ल में दिया है। उसी दिन अभिषेक ने सोच लिया था कि एक ना एक दिन वो विकास को मारेगा और वो मौका उसे 17 साल बाद मिला है। विकास सुमित के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है और अपनी जान की भीख मांगता है। फिर सुमित उसे बताता है कि 17 साल पहले वो खून मैंने ही किया था और उसके बाद सुमित विकास से उस कागज के बारे में पूछता है जिस पर लिखा हुआ था कि शाम 4 बजे धीरज से मिलना है। सारी बातें जानने के बाद सुमित विकास को तुरंत नहीं मारता और खुद धीरज से मिलने चला जाता है। तभी ईरा और लक्ष्य पूरी छानबीन कर लेते हैं और असली कातिल नीलम ही निकलती है क्योंकि बूटावाला ने अपनी वसीयत नीलम के नाम कर दी थी और उस वसीयत पे बूटावाला की उंगलियों के निशान थे जो कि उस लिपस्टिक से बनाए गए थे जो कि नीलम की थी। फिर नीलम ईरा को बताती है कि उस बिल्डिंग में सीढ़ियां बहुत ज्यादा थी और इतनी सीढ़ियां चढ़ने के कारण वो थक जाया करती थी। उसके अलावा बूटावाला उसे नौकरानी की तरह समझती थी जैसे वो कोई नर्स नहीं बल्कि उसके घर में खाना बनाने वाली हो और इसी कारण से नीलम ने उसे मार दिया। नीलम का दिमाग भी किसी साइको किलर की तरह था जिसमें रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। नीलम ईरा को बताती है कि वो बालाबानी की बहुत बड़ी फैन है और अगर वो जिंदा होते तो शायद नीलम उससे शादी भी कर लेती और इसी कारण नीलम ने बालाबानी की नकल करके मिसेस बूटावाला को मारा। तभी सुमित उस जगह पर पहुंच जाता है जहां धीरज को विकास से मिलना था। फिर सुमित विकास बनकर धीरज से फोन पर बात करता है और उससे पूछता है कि अभिषेक बानी तुम्हें क्यों मारना चाहता है। फिर धीरज उसे बताता है कि कई साल पहले उसने अभिषेक से कुछ पैसे उधार लिए थे जो कि उसने जुए में गवा दिए। फिर जब ये बात अभिषेक को पता चली तो उसने मुझे खूब मारा क्योंकि मैं उसके पैसे नहीं लौटा पाया था। फिर मैंने अपनी जान बचाने के लिए अभिषेक के सीने में चाकू मार दिया और वहां से भाग गया। फिर सुमित फोन पर धीरज को कहता है कि जो भी बंदा तुमको धमकी दे रहा है वो अभिषेक बानी नहीं हो सकता क्योंकि अभिषेक बानी मर चुका है। लेकिन धीरज ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि अभिषेक मर चुका है। फिर वो कहता है कि मैं रात को तुमसे मिलने के लिए होटल में आऊंगा। तभी रात हो जाती है। रात को ईरा अपने घर आती है और दिन भर की घटनाओं के बारे में सुमित को बताती है। उस समय अन्या अपनी नानी के घर गई हुई थी इसलिए ईरा पूरी रात सुमित से प्यार भरी बातें करना चाहती थी लेकिन सुमित उसे बताता है कि उसे किसी गैलरी के उद्घाटन के लिए जाना है इसलिए उसे जाना होगा। दूसरी तरफ धीरज रेस्टोरेंट में अकेला बैठकर शराब पी रहा था। तभी सुमित वहां आ जाता है और धीरज पर हमला कर देता है। वो धीरज को उसी तरह मारता है जैसे बालाबानी अपने शिकार को मारता था। वो पहले उसके अंगूठे का नाखून निकालता है और फिर उसकी एड़ी में कट लगा देता है और फिर मछली के जाल में उसका गला जकड़कर उसे मार देता है। उसको मारने के बाद सुमित वापस अपने घर जाता है और इसी के साथ सेकंड एपिसोड का भी एंड हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत फिर से अतीत में होती है। तभी हम देखते हैं कि ईरा सुमित को ग्रेफाइट हैंडल देने के लिए उसके घर आती है लेकिन सुमित तो ईरा से ठीक ढंग से बात भी नहीं करता। फिर जब वो वहां से जाने लगती है तो सुमित उसे रोकता है और उसे खाने के लिए एक डिश देता है। ईरा को वो डिश बहुत ही पसंद आती है और डिश खाने के बाद उसका प्यार और भी बढ़ जाता है। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है। रात को जब ईरा सो जाती है तो सुमित विकास को कुछ खाने के लिए देता है। खाना देने के बाद वो उसे जहर पिलाकर मारना चाहता था लेकिन विकास जैसे तैसे वो गिलास नीचे गिरा देता है जिससे वो जहर भी नीचे गिर जाता है। फिर सुमित विकास से पूछता है कि क्या उसे 17 साल पहले सच में नहीं पता था कि हत्या होने वाली है। फिर विकास अपनी माँ की कसम खाकर कहता है कि उसे नहीं पता था लेकिन सुमित उसे 17 साल पहले की एक घटना याद दिलाता है जब विकास जबरदस्ती सुमित के घर में घुसकर वहाँ की वीडियो बना रहा था। विकास सुमित के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है लेकिन सुमित फिर भी उसके मुंह पर पट्टी बांधकर वहाँ से चला जाता है। अब कहानी 17 साल पीछे जाती है जहां हम एक प्राची नाम की लड़की को देखते हैं। विकास उसके गले में एक लॉकेट पहनाता है और उसे प्यार भरी नजर से देखता है। यह लड़की अभिषेक बालाबानी की बहन थी और विकास इससे प्यार करता था। अब
कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। जब सुबह होती है तो एक कत्ल की वारदात फिर से सामने आती है। ये कत्ल धीरज का हुआ था। फिर ईरा, निखिल और लक्ष्य वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर कत्ल हुआ था। कातिल ने इस बार भी बिल्कुल बालाबानी की तरह ही हत्या की थी, और करता भी क्यों ना, वो बालाबानी का बेटा जो था। फिर जिस कमरे में कत्ल हुआ था उस कमरे में एक कैमरा भी लगा हुआ था। कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने पर कातिल का चेहरा नजर नहीं आता क्योंकि उसने काला कोट पहना हुआ था। फुटेज में पता चलता है कि कातिल ने धीरज को कैमरे के सामने लाकर मारा ताकि वो सभी को दिखा सके कि बालाबानी लौट आया है, जिस जाल से धीरज का गला घोंटा गया था। ऐसे जाल 15 साल पहले ही बनने बंद हो गए थे। इसलिए एक बात तो साफ थी कि कातिल का और बालाबानी का जरूर कोई संबंध है। फिर बालाबानी की जानकारी इकट्ठा करने पर यह बात पता चलती है कि उसका शिकार केवल औरतें ही रहती थी और 17 साल पहले सारनबाड़ी में उसकी लाश मिली थी। फिर ईरा के सीनियर उन तीनों अफसरों को चेतावनी देते हैं कि अब और एक खून नहीं होना चाहिए। फिर ईरा उन्हें यकीन दिलाती है कि अगले खून से पहले वो उस कातिल को पकड़ लेगी। फिर लक्ष्य धीरज का फोन चेक करता है, तभी उसे पता चलता है कि मरने से पहले धीरज ने आखिरी कॉल विकास को की थी। फिर वे तीनों अफसर विकास को ढूंढने के लिए जाते हैं। ईरा और लक्ष्य उसके चैनल में जाकर पता करते हैं, लेकिन 2 दिन से विकास वहां पर आया ही नहीं था। दूसरी तरफ सुमित उर्फ अभिषेक विकास के घर जाता है। वहां जाकर वो उसका लैपटॉप खोलता है और 17 साल पहले के वे सारे वीडियो निकालता है जो विकास ने अभिषेक के घर में घुसकर जबरदस्ती बनाए थे। ईरा और लक्ष्य भी विकास के घर पर छानबीन के लिए आते हैं। फिर अभिषेक उन दोनों को देखकर घबरा जाता है। फिर ईरा जैसे ही विकास के कमरे का दरवाजा खोलती है तो उनको अंदर कोई भी नहीं मिलता। उस समय अभिषेक खिड़की के बाहर छुपा हुआ था। फिर ईरा उस लैपटॉप को देखती है जो अभी भी गर्म था। इसके बाद जब वो खिड़की के पास जाने लगती है तो अभिषेक जानबूझकर ईरा को कॉल करता है और बताता है कि तुमसे मिलने के लिए विकास आया है। फिर ईरा सुमित से सवाल करती है कि विकास वहाँ क्यों आया है, चलो तुम उसे रोक कर रखो, मैं अभी आती हूँ। अब अपनी इस चाल से जैसे तैसे सुमित बच जाता है और ईरा के घर पर पहुंचने से पहले खुद पहुंच जाता है। वो सीधे उस कमरे में जाता है जहां पर उसने विकास को बांध रखा था, लेकिन विकास तो वहां पर था ही नहीं। उसके हाथ में बंधी हुई रस्सी वहीं पर पड़ी थी। फिर सुमित कुछ सोच पाता इससे पहले विकास उस पर हमला कर देता है। फिर उन दोनों में हाथापाई हो जाती है जिससे सुमित के माथे पर चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। जब ईरा घर पहुंचती है तो सुमित के माथे पर चोट देखकर परेशान हो जाती है। तभी दरवाजे के अंदर से विकास निकल कर आता है जो एकदम सही सलामत था, और इसी के साथ 3rd एपिसोड का भी एंड हो जाता है। 4th एपिसोड की शुरुआत फिर से फ्लैशबैक से होती है जब सुमित और ईरा की शादी भी नहीं हुई थी। ईरा सुमित के पास आती है और उसे बताती है कि हर साल वे अपने घर गणपति लाते हैं और उनका पंडाल उसके पिताजी सजाते हैं, लेकिन कुछ समय पहले वे चल बसे। इसलिए वो सुमित से कहती है कि इस साल वो उनके घर आकर पंडाल सजा दे। पहले तो सुमित नहीं मानता, फिर जब ईरा गुस्से में वहां से जाने लगती है तो सुमित मान जाता है। फिर जब ईरा उससे बातें कर रही थी तो सुमित को बालाबानी का साया दिखने लगता है और वो साया सुमित के नजदीक बढ़ रहा था। फिर घबराकर सुमित अंदर चला जाता है। ईरा को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन सुमित मान गया ये सोचकर वो वहां से चली जाती है और कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। ईरा के आने से पहले जब विकास और सुमित आपस में लड़ रहे थे तो सुमित विकास को 17 साल पहले का एक वीडियो दिखाता है। 17 साल पहले विकास जब जबरदस्ती सुमित के घर में घुसा था तो उसकी मुलाकात बालाबानी से हुई। फिर सुमित विकास को समझाता है कि अगर ये वीडियो पुलिस तक पहुंच गया तो विकास फंस जाएगा, क्योंकि ये जानते हुए भी कि कातिल कौन है उसने सबूत अपने पास छुपा कर रखा हुआ था। फिर विकास सुमित की बात मानने लगता है। सुमित के सिर में चोट देखकर ईरा परेशान हो जाती है, लेकिन विकास ईरा को बातों में उलझा लेता है और ईरा को कुछ भी पता नहीं चलने देता कि उसके साथ सुमित ने क्या किया। विकास खुद भी यह बात जानता था कि अगर उसने सुमित को फंसाया तो वो खुद भी फंस जाएगा। फिर विकास से पूछताछ शुरू हो जाती है क्योंकि धीरज ने आखिरी बार कॉल विकास को ही किया था। विकास अभिषेक वानी के बारे में बताता है कि स्कूल में अभिषेक छोटी छोटी बातों में मरने मारने पर उतर जाता था, लेकिन वो किसी को भी ये नहीं बताता कि सुमित ही अभिषेक बानी है। फिर विकास से पूछताछ होने के बाद ईरा धीरज की पत्नी से पूछताछ करने जाती है। धीरज की पत्नी ईरा को बताती है कि अभिषेक बानी धीरज को फोन किया करता था और मारने की धमकी देता था। ईरा उनसे पूछती है कि क्या वो धीरज के किसी दोस्त को जानती है जिस पर शक किया जा सके। फिर धीरज की पत्नी ईरा को हाईवे के पास सागर रेस्टोरेंट में जाने के लिए कहती है, क्योंकि धीरज और अभिषेक दोनों उसी रेस्टोरेंट में काम किया करते थे। फिर जब ईरा उस रेस्टोरेंट में जाती है तो वहाँ उसे एक खास डिश का बैनर दिखता है। तभी ईरा को याद आता है कि ये वही डिश है जो सुमित ने एक बार उसे खिलाई थी। फिर जब ईरा ने सुमित से ये पूछा कि इस डिश को बनाते कैसे हैं, तो सुमित ने उसे नहीं बताया और कहा कि ये राज की बात है। फिर रेस्टोरेंट के मालिक से पूछताछ होती है, लेकिन उनके पास अभिषेक की फोटो और उसका पता नहीं था। ईरा को अभिषेक के बारे में रेस्टोरेंट में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। फिर रेस्टोरेंट का मालिक ईरा को वही खास डिश खाने के लिए देता है। फिर वो रेस्टोरेंट के मालिक से पूछती है
कि इसमें क्या डाला है, लेकिन वो भी ईरा को यही कहता है कि ये उनके रेस्टोरेंट की खास डिश है, इसके बारे में वो नहीं बता सकता। फिर वो कुछ सोचने लगती है, लेकिन फिर वो इस बात को भूल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं निखिल एक टैक्सी ड्राइवर को पूछताछ के लिए बुलाता है और ये वही टैक्सी है जिसकी टैक्सी में बैठकर खूनी धीरज को मारने के लिए गया था। फिर टैक्सी ड्राइवर से पूछने पर भी खूनी का कोई पता नहीं चलता, क्योंकि अंधेरा ज्यादा होने की वजह से उसने खूनी का चेहरा देखा ही नहीं था और ऊपर से खूनी ने रेनकोट पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसका मुंह ढका हुआ था। फिर पूछताछ करने के बाद निखिल उसे जाने को कहता है। फिर विकास अपने ऑफिस द पल्स में जाता है और वहाँ उसे एक हैरानीजनक बात पता चलती है कि धीरज कुमार का कत्ल आज सुबह 3 बजे हुआ है। फिर वो भागा भागा सीधा सुमित के पास जाता है, लेकिन सुमित तो उससे मिलना ही नहीं चाहता था। फिर वो जबरदस्ती सुमित से बात करता है और उससे सवाल करता है कि धीरज का कत्ल आज सुबह 3 बजे हुआ है और 3 बजे सुमित विकास के पास बैठा हुआ था। इसका मतलब ये है कि धीरज का कातिल कोई और है। फिर विकास सुमित से सवाल करता है कि इस कत्ल के अलावा उसने सरपंच को मारा है। फिर विकास सुमित से सवाल करता है कि 17 साल पहले उसने सरपंच को भी मारा है या नहीं, लेकिन सुमित उसे वहां से जाने के लिए कहता है। फिर वो सुमित को समझाने की कोशिश करता है कि उन दोनों को एक साथ काम करना होगा, क्योंकि कोई तो है जो सुमित को फंसाने की कोशिश कर रहा है। फिर सुमित इस बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ ईरा खूनी का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। अब उसका मकसद केवल एक ही था, अभिषेक बानी को ढूंढना, और हो सकता है कि कल उन्हें अभिषेक बानी का पता चल जाए, क्योंकि वो रेस्टोरेंट का मालिक अभिषेक का हुलिया जानता है और वो उसका स्केच भी बनवा देता है। तभी सुमित अपने कमरे में खड़ा हुआ अपने सीने के घाव देख रहा था। उसके सीने में चाकू का निशान था। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जब धीरज पैसे न दे पाने की वजह से सुमित के सीने में चाकू मार देता है। फिर जैसे तैसे सुमित बच जाता है और वही चाकू उठाकर धीरज को मारने के लिए जाता है, लेकिन फिर से उसे अपने पिता बालाबानी का साया दिखता है। उस समय सुमित बहुत गुस्से में था, लेकिन वो धीरज को नहीं मारता। फिर सुमित वहाँ से भागने लगता है और एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है। उस समय सुमित ये घाव देखकर यही बातें याद कर रहा था, लेकिन तभी उसकी माँ का फोन आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। उसकी माँ उसे कहती है कि आखिरकार तूने खून कर ही दिया, तुमसे रहा नहीं गया ना। लेकिन सुमित उन्हें बताता है कि ये खून उसने नहीं किया, किसी और ने किया है। सुमित उनसे कहता है कि वो उस इंसान का पता लगाकर ही रहेगा जिसने ये खून किया है। अब लास्ट सीन में हम सुमित के पापा को देखते हैं, जो अपने कमरे में जाते हैं और अपनी अलमारी खोलते हैं। उनकी अलमारी के पीछे एक खुफिया रास्ता बना हुआ था, जहाँ पर एक आदमी का इलाज चल रहा था, और इसी के साथ इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। 5th एपिसोड की शुरुआत भी पास्ट से होती है, जब ईरा और सुमित की शादी नहीं हुई थी। ईरा ने सुमित से गणपति बापा का पंडाल सजाने के लिए कहा था, इसलिए सुमित ईरा के घर आकर पंडाल सजा देता है। फिर सुमित और ईरा साथ बैठकर बातें करते हैं। तभी सुमित ईरा से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुमित शायद ईरा से अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, लेकिन तभी उसे फिर से अपने पिता बालाबानी की आत्मा दिखाई देती है, जो हर बार की तरह अपने हाथ में मछली का जाल लिए सुमित की तरफ बढ़ रहे थे। फिर सुमित घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। ईरा और उसकी माँ कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर वो अचानक चला क्यों गया। तभी कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। इस समय सुमित अपनी माँ के पास बैठा था और विकास सरोडे के आईडी कार्ड पर अपनी फोटो लगा रहा था। सुमित की माँ उसे कहती है कि तुम यहाँ से दूर कनाडा चले जाओ और सब कुछ फिर से शुरू करो, ताकि हम लोगों के राज के बारे में किसी को भी पता ना चले। लेकिन सुमित उनको कनाडा जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ सुमित के पिता अपने गुप्त कमरे में किसी आदमी का इलाज कर रहे थे। वे खुद भी एक डॉक्टर हैं, इसलिए उन्हें इलाज करने के लिए किसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन जिसका इलाज हो रहा था वो आदमी कौन है, इसका आपको आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं निखिल अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी उसे एक बोतल दिखाई देती है और ये वही बोतल है जो टैक्सी ड्राइवर अपने साथ पानी पीने के लिए लाया था और यहीं पर भूल गया। तभी निखिल उस टैक्सी ड्राइवर को फोन करता है और उसे अपनी बोतल ले जाने के लिए कहता है। तभी अभिषेक बानी की जब सारी जानकारी निकलवाई जाती है तो उसमें एक और नाम सामने आता है और वो है प्राची बानी का, जो अभिषेक बानी की बड़ी बहन है। और यही लड़की बचपन में विकास सरोडे की गर्लफ्रेंड थी, जिसके जरिए विकास बालाबानी के घर पहुंचा था। फिर ईरा प्राची बानी का पता ढूंढकर उसके पास पहुंच जाती है। प्राची उसे कहती है कि उसे नहीं पता कि 2005 के बाद अभिषेक कहां गायब हो गया। और फिर वो ईरा को एक और बात बताती है कि जिस अभिषेक को वे लोग खूनी समझ रहे हैं वो खूनी है ही नहीं, और ना ही बचपन में अभिषेक ने सरपंच का खून किया था। ईरा प्राची के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डालती, क्योंकि उसके पास प्राची या अभिषेक के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। फिर रात को ईरा जब अपने घर आती है तो ईरा को सुमित का रेनकोट दिखता है
ये बिल्कुल वैसा ही रेनकोट था जिसे पहनकर खूनी ने हत्या की थी। लेकिन ईरा के मन में सुमित को लेकर कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि केवल सुमित को ही नहीं बल्कि प्राची को भी अपने पिता बालाबानी की आत्मा दिखाई देती है और उनको देखकर प्राची भी घबरा जाती है। तभी हम एक कमला नाम की औरत को देखते हैं जो सारंगबाड़ी में रहती है। कमला टीवी में अभिषेक बानी की खबरें देख रही थी। फिर वो तुरंत दौड़कर अपनी अलमारी में से एक एल्बम निकाल कर लाती है जिसमें अभिषेक बानी की 5 साल पुरानी तस्वीर थी। फिर अगली सुबह रेस्टोरेंट का मालिक अभिषेक बानी का स्केच बनवाता है। उस समय विकास भी वहीं पर बैठा हुआ था। वो देखता है कि धीरे धीरे सुमित का चेहरा बन रहा है। फिर विकास रेस्टोरेंट के मालिक को बातों में लगा लेता है ताकि सुमित का चेहरा सही से ना बन पाए। लेकिन तभी ईरा वहां पर आ जाती है और स्केच को रोककर कहती है कि उन्हें अभिषेक बानी की तस्वीर मिल गई है। कमला ने सुबह ही ईरा को फोन करके तस्वीर के बारे में बता दिया है। फिर ईरा और लक्ष्य तस्वीर लेने के लिए सारंगबाड़ी जाने लगते हैं। तभी विकास भी लक्ष्य से कमला के बारे में पता कर लेता है ताकि सुमित को इसके बारे में बता सके। दूसरी तरफ सुमित विकास का आईडी कार्ड पहनकर धीरज की पत्नी सीमा से मिलने के लिए जाता है और धीरज उस रात वहां पर क्या कर रहा था इस बात की सारी जानकारी लेता है। सीमा सुमित को बताती है कि धीरज उस रात अपने रेस्टोरेंट में था। ये बात किसी को भी नहीं पता थी। फिर सुमित फिर से सोच में पड़ जाता है कि खूनी को कैसे पता चला कि धीरज उसी रेस्टोरेंट में है। तभी विकास सुमित को फोन करता है और कमला की सारी बातें बता देता है। फिर सुमित विकास से कहता है कि उन्हें ईरा और लक्ष्य से पहले सारंगबाड़ी पहुंचना होगा और उस तस्वीर को हासिल करना होगा। सारंगबाड़ी जाते ही सुमित के सारे पुराने दर्द ताजा हो जाते हैं। लेकिन एक आदमी और भी था जो अभिषेक की तस्वीरें चुराने के लिए वहां पर आया हुआ था और वो आदमी वही टैक्सी ड्राइवर था जिसने अपनी बोतल निखिल के ऑफिस में छोड़ दी थी क्योंकि उस बोतल के अंदर एक माइक छुपा हुआ था। उस माइक के जरिए ही उसने कमला और अभिषेक की फोटो के बारे में सारी बातें सुन ली थी। फिर विकास और सुमित कमला के घर पहुंच जाते हैं। तभी सुमित पीछे के दरवाजे से तस्वीर चुराने के लिए जाता है और विकास आगे के दरवाजे से कमला को उलझाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही विकास अंदर जाता है तो देखता है कि कमला ताई को एक टैक्सी ड्राइवर ने बांध दिया है और वो ड्राइवर विकास पर भी हमला कर देता है। फिर वो बाहर भागता है लेकिन बाहर उसे सुमित पकड़ लेता है। फिर टैक्सी ड्राइवर बताता है कि उसका नाम विक्टर तेलकर है लेकिन सुमित कहता है कि मैं किसी विक्टर को नहीं जानता। फिर वो पूछता है क्या तुम रोजी तेलकर को जानते हो, लेकिन सुमित उसे भी नहीं जानता था। फिर विक्टर सुमित को थोड़ी देर बाद अकेले मिलने के लिए बुलाता है। तभी ईरा और लक्ष्य भी वहां पर पहुंच जाते हैं। ईरा को देखकर सुमित थोड़ा घबरा जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर विक्टर तेलकर वहां से भाग जाता है। लेकिन ईरा सुमित को पीछे से देख लेती है लेकिन ईरा को उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। फिर उसे लगता है शायद ये अभिषेक बानी है। फिर सुमित वहां से भागने लगता है और ईरा उसके पीछे पीछे दौड़ती है लेकिन जैसे तैसे सुमित उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है। फिर सुमित एक सुरक्षित जगह पर पहुंचकर विकास को फोन करता है और उसे कहता है कि पता करो ये विक्टर तेलकर कौन है और उसने जिसका नाम लिया था रोजी तेलकर वो कौन है। और इसी के साथ 5th एपिसोड का एंड हो जाता है। 6th एपिसोड की शुरुआत फिर से पास्ट से होती है। ईरा और सुमित दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे लेकिन अभी भी सुमित के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो ईरा से प्यार का इजहार कर सके। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। सुमित जब ईरा को चकमा देकर वहां से भाग गया था तो ईरा केवल इस बात को लेकर परेशान थी कि उस आदमी को कमला ताई के बारे में कैसे पता चला और वो आदमी है कौन जो उनके साथ साथ अभिषेक बानी को ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ सुमित उसी जगह पर बैठा था जहाँ उसे विक्टर तेलकर ने मिलने के लिए बुलाया था। तभी वहाँ पर विक्टर आता है लेकिन उससे बात करने से पहले सुमित के पास विकास का फोन आ जाता है। विकास उसे बताता है कि वो रोजी तेलकर विक्टर तेलकर की पत्नी है जो बालाबानी का 7वां शिकार थी और उसकी लाश अभी तक नहीं मिली। सुमित वहां पर विकास से बात कर ही रहा था कि तभी विक्टर पीछे से सुमित को क्लोरोफार्म सुंघाकर बेहोश कर देता है और अपनी गाड़ी में डालकर वहां से ले जाता है। बेहोश होने से पहले सुमित अपनी तस्वीर को विक्टर से छीनकर चबा गया था। दूसरी तरफ ईरा विक्टर की सारी जानकारी वहां के लोगों से इकट्ठा कर लेती है। वे ईरा को बताते हैं कि एक हफ्ते पहले विक्टर तेलकर अभिषेक बानी के घर का पता पूछता पूछता यहाँ आया था। फिर वो विक्टर की सारी जानकारी अपने सीनियर को बताती है। निखिल भी वहीं पर खड़ा था। फिर वो तुरंत ही समझ जाता है कि वो टैक्सी ड्राइवर ही विक्टर तेलकर है जो पूछताछ के बाद अपनी बोतल को वहां पर छोड़ गया था। फिर वो तुरंत ही उस बोतल को उठाता है और उसे खोल कर देखता है। उसे पता चलता है कि बोतल के अंदर एक माइक लगा हुआ है जिससे विक्टर उनकी सारी बातें सुन रहा था। इस बात को लेकर निखिल को अपने सीनियर से डांट पड़ती है कि उससे इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। जब वे दोनों वहां पर बात कर ही रहे थे तभी वहां पर एक और ऑफिसर आता है और अपने साथ धीरज की सीसीटीवी फुटेज लेकर आता है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए यह बात तो साफ हो जाती है कि उस टैक्सी के पीछे कोई बैठा ही नहीं था। वहां पर विक्टर खुद खून करने के लिए गया था और एक पैसेंजर की तरह पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गया और फिर वो धीरे से ड्राइवर सीट पर आ गया। तभी निखिल सारंगबाड़ी के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि विक्टर अभी भी वहीं पर होगा। तभी ईरा के पास एक पुलिस वाला आता है और उसे एक घड़ी देता है। ये घड़ी उसे उस जगह पर मिली थी जहाँ पर सुमित ईरा को चकमा देकर भाग गया था। उस घड़ी
को देखकर ईरा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये वही घड़ी थी जो उसने सुमित को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट दी थी। फिर वो सुमित के बारे में सोचने लगती है। तभी लक्ष्य उसके पास आता है और बताता है कि लाइट हाउस के पास कोई टैक्सी ड्राइवर एक आदमी को अपनी डिग्गी में भर कर ले गया। फिर ईरा और लक्ष्य तुरंत ही वहाँ के लिए निकलते हैं। जब ईरा वहाँ पर पहुँच जाती है तो एक आदमी उन्हें पूरी घटना के बारे में बताता है, क्योंकि उसने छुपकर सब कुछ देखा था। जांच के दौरान ईरा को एक फोन भी मिलता है और वो फोन भी सुमित का ही था। इसका मतलब कि विक्टर सुमित को उठा कर ले गया था। फिर ईरा और लक्ष्य दोनों ही परेशान हो जाते हैं कि उस विक्टर की सुमित से क्या दुश्मनी है। तभी हेड ऑफिस में विक्टर की गाड़ी की लोकेशन ट्रेस हो जाती है। फिर ईरा का सीनियर उसके पास लोकेशन भेजता है और विक्टर को पकड़ने के लिए कहता है। फिर ईरा अपनी कार में विक्टर की कार का पीछा करने लगती है। उस समय विक्टर बहुत ही तेज गाड़ी चला रहा था। ईरा की कार जैसे ही विक्टर की कार के पास आती है वो ईरा को टक्कर मार देता है, जिसके कारण ईरा की कार लड़खड़ा जाती है और सड़क से नीचे उतर जाती है। इस कारण ईरा बेहोश हो जाती है। तभी शाम को लक्ष्य ईरा को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंचता है और उसे बेहोशी से उठाता है, लेकिन विक्टर उनके हाथ से निकल चुका था। विक्टर सुमित को लेकर एक नाव में लाकर बांध देता है और उसे खूब पीटता है। फिर विक्टर बार बार उसे एक ही सवाल करता है कि उसकी पत्नी रोजी की लाश बालाबानी ने 17 साल पहले कहाँ छुपाई थी, लेकिन सुमित बार बार यही कहता है कि उसे नहीं पता। उस समय विक्टर के पास एक लॉकेट भी था जो उसे सुमित से मिला था। फिर वो बताता है कि ऐसे ही 2 लॉकेट मेरे और मेरी वाइफ के पास थे और ये मेरी वाइफ का लॉकेट है। अब इस लॉकेट को देखकर विक्टर को लग रहा था कि सुमित को रोजी की लाश के बारे में पता है। फिर वो सुमित के पेट में चाकू मार देता है, लेकिन तब भी सुमित यही कहता है कि उसे नहीं पता। फिर सुमित को याद आता है कि ये लॉकेट तो उसको उसकी बहन ने दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्राची को ये लॉकेट मिला कहाँ से। इतने में ईरा और लक्ष्य विक्टर की बोट का पता लगाकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर विक्टर ईरा को देख लेता है और उसे देखते ही वो सुमित को पानी में गिरा देता है। सुमित के हाथ बंधे होने के कारण वो खुद को बचा नहीं पाता और इसी के साथ 6th एपिसोड का भी एंड हो जाता है। 7th एपिसोड की शुरुआत भी ईरा और सुमित के पुराने समय से ही होती है। अब ईरा से रहा नहीं जाता और वो अपने प्यार का इजहार कर ही देती है। सुमित ईरा से कहता है कि उसे अपने अतीत के बारे में ईरा को बताना है, लेकिन ईरा उसे कहती है कि वो उसके बीते हुए कल के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती और वो बस इतना जानती है कि उन दोनों का भविष्य प्यार से ही भरा हुआ है। फिर जब ईरा अपना प्यार भरा हाथ उसके गालों पर फेरती है तो सुमित को अपने पिता की आत्मा दिखना बंद हो जाती है और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। सुमित को पानी में डूबता हुआ देख ईरा खुद पानी में कूद जाती है और उसे पानी से बचाकर बाहर ले आती है। तभी निखिल भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसकी विक्टर के साथ हाथापाई हो जाती है। फिर हाथापाई में विक्टर को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। सुमित के पेट में पानी भर जाता है और इस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और फिर जब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो सुमित के पिता खुद उसका इलाज करते हैं। जिस वक्त सुमित का इलाज चल रहा था तो उसके दिमाग में उसकी बहन का ही चेहरा घूम रहा था। दरअसल जब सरपंच ने उसकी बहन को गलत तरीके से छुआ तो उसने सरपंच को मार दिया। उस समय सुमित की हालत बहुत ही क्रिटिकल थी। फिर डॉक्टर अपनी पूरी मेहनत के साथ उसे बचा लेते हैं। बाहर खड़ी ईरा भगवान से दुआ कर रही थी कि सुमित बिल्कुल ठीक हो जाए। अगले सीन में हम अभिषेक की बहन प्राची को देखते हैं जो फिल्म शूटिंग का काम करती है, लेकिन उसका बॉस उसे ये काम छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसके कारण हर रोज पुलिस का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। फिर प्राची वो काम छोड़ देती है। वहाँ से जाते वक्त उसको वो दिन याद आता है जब बचपन में विकास ने उसके साथ संबंध तोड़ दिया था और वो भी इसलिए क्योंकि वो एक खूनी की बेटी थी। अब 4 दिन बाद सुमित को होश आ जाता है। सुमित को पता था कि ईरा उससे सवाल जरूर करेगी कि सुमित सारंगबाड़ी में क्या करने गया था। फिर सुमित उसके पूछने से पहले ही बता देता है कि विकास ने उसे कहा था कि वो उसको बालाबानी का घर दिखाएगा और इसीलिए सुमित सारंगबाड़ी में गया था, लेकिन विक्टर ने मुझे किडनैप कर लिया। शायद वो मेरे जरिए तुमको धमकी देना चाहता था कि तुम इस केस से दूर रहो। ईरा को सुमित की बात पर शक था, इसलिए वो विकास को बुलाती है और उससे कई तरह के सवाल करती है, लेकिन विकास उससे कुछ भी नहीं बताता। फिर ईरा विकास से उसके स्कूल का नाम पूछती है और सीधा उसी स्कूल में जाती है जहां अभिषेक और विकास पढ़ा करते थे, लेकिन वहां के हेडमास्टर ईरा को बताते हैं कि उन दिनों वो कत्ल अभिषेक ने नहीं किया था। वो ईरा को ये भी बताते हैं कि अगर ईरा उस दिन अभिषेक की आंखों में झांक कर देखती तो उसे भी पता चल जाता कि वो कत्ल अभिषेक ने नहीं किया था, क्योंकि अभिषेक की आंखों से साफ साफ जाहिर हो रहा था कि कत्ल अभिषेक ने नहीं किया बल्कि किसी और ने किया है। उस समय विक्टर की हालत भी काफी खराब थी क्योंकि हाथापाई के चलते उसे भी काफी चोटें आई थी। सुमित के पिता विक्टर का भी इलाज कर रहे थे। फिर ईरा के सीनियर उन्हें साफ कह देते हैं कि अगर वो विक्टर का इलाज नहीं कर पा रहे तो हमें बता दें, हम विक्टर को सरकारी हॉस्पिटल में भेज देंगे क्योंकि विक्टर से पूछताछ करनी जरूरी है। तभी सुमित के माता पिता उससे अकेले में मिलते हैं। सुमित के पिता उसे विक्टर को मारने के लिए कहते हैं क्योंकि अगर विक्टर ने अपना मुंह खोल दिया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये सुमित
सुमित के असली माँ बाप नहीं है, बल्कि इनका असली बेटा तो वो है जिनका इलाज वो एक गुप्त कमरे में कर रहे हैं खुफिया तरीके से। अभिषेक बानी को सुमित पटेल का नाम इन्होंने ही दिया था और इन्होंने ऐसा क्यों किया ये आपको आगे पता चलेगा। रात होते ही सुमित विक्टर को मारने के लिए उसके कमरे में जाता है। फिर सुमित ग्लूकोज की बोतल में जहर मिला देता है और मरने से पहले भी विक्टर उससे आखिरी सवाल यही करता है कि उसकी बीवी रोजी की लाश कहाँ है, लेकिन सुमित का जवाब अभी भी वही था कि मैं नहीं जानता। सुमित उसे बताता है कि वे सारे कत्ल उसके पिता ने किए थे और उसे भी ये बात टीवी न्यूज के जरिए पता चली। तभी सुमित विक्टर को मार देता है। दूसरी तरफ ईरा अपने घर में सुमित की वर्कशॉप के अंदर छानबीन कर रही थी। तभी ईरा को सारे सबूत मिल जाते हैं क्योंकि सुमित ने विकास को वहीं पर बांधा हुआ था। जब उसे पता चलता है कि सुमित ही अभिषेक बानी है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुमित के बारे में ईरा को तब भी शक हो गया था जब सुमित बेहोश था, क्योंकि उस समय उसे अपनी बहन प्राची सामने खड़ी दिख रही थी। बेहोशी की हालत में सुमित बार बार एक बात बोल रहा था कि वो अभिषेक बानी बनकर नहीं जिएगा, लेकिन उस समय उसके सामने प्राची नहीं बल्कि ईरा खड़ी थी जिसने अभिषेक की कही एक एक बात बड़े ही ध्यान से सुनी और इसीलिए वो आज वर्कशॉप के अंदर छानबीन करने के लिए आई ताकि उसका शक यकीन में बदल जाए। फिर ईरा सुमित के साथ बिताया हुआ एक एक पल याद करती है। तभी उसे एक बात और याद आती है जो सुमित ने शादी से पहले कही थी कि उसका भी एक अतीत है और शायद वो अतीत यही था कि सुमित ही अभिषेक बानी है। और इसी के साथ 7th एपिसोड का भी एंड हो जाता है। 8वें एपिसोड की शुरुआत भी एक फ्लैशबैक से होती है, लेकिन इस बार ईरा और सुमित के प्यार की कहानी नहीं बल्कि वो सीन दिखाया जाता है जब अभिषेक और धीरज के बीच में हाथापाई होती है। अभिषेक धीरज को चाकू से नहीं मारता और बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर उसे एक कार टक्कर मार देती है और वो कार चला रहा था मनोहर पटेल का असली बेटा जिसका वो इलाज कर रहे हैं। टक्कर लगने की वजह से सुमित बेहोश हो जाता है और फिर मनोहर का बेटा उसे अपने घर ले जाता है। फिर जब सुमित को होश आता है तो उसे समझ में नहीं आता कि वो इस समय कहाँ पर है। तभी मनोहर सुमित को इंजेक्शन लगा देता है और उसे फिर से बेहोश कर देता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। सुमित विक्टर की ग्लूकोज में जहर मिला देता है और उसके बाद सुमित विक्टर को यह भी बताता है कि ये लॉकेट उसको उसकी बहन ने दिया था और मेरी बहन को ये लॉकेट मेरे पिता की 13वीं पर किसी और ने दिया था। फिर विक्टर सुमित से पूछता है कि वो आदमी कौन है जिसने तुम्हारी बहन को ये लॉकेट दिया। फिर सुमित कहता है कि ये वही आदमी है जिसने तुम्हारी रोजी को किडनैप किया था। फिर विक्टर सुमित के आगे गिड़गिड़ाता है कि उसे मत मारो, उसे अपनी बीवी की लाश और उसके कातिल को ढूंढना है। फिर सुमित उसकी बात मान लेता है और उसे नहीं मारता। फिर वो विक्टर को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। अब अगले सीन में हम विकास को देखते हैं जो रजिया खातून नाम की एक औरत को फोन करता है। रजिया खातून वो औरत थी जिसने रोजी के कत्ल के बारे में शिकायत की थी और अब उसे शिकायत वापस लेने के लिए धमकियां दी जा रही थी। दूसरी तरफ ईरा को सुमित उर्फ अभिषेक के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन वो इस बात का सुमित को पता नहीं चलने देती और ना ही किसी और को। फिर वो सुमित को एक नई घड़ी देती है और कहती है कि उसकी घड़ी गिर गई थी, इसलिए वो सुमित के लिए एक नई घड़ी लेकर आई है। तभी हेडक्वार्टर में अभिषेक के बारे में जब कुछ सबूत आते हैं तो ईरा उसे भी जला देती है ताकि सुमित की असलियत किसी के सामने ना आए। दूसरी तरफ रजिया खातून से बात करने के बाद विकास अपने चैनल पर लाइव आता है और बताता है कि बाला बानी का एक और साथी भी था जो अभी तक पकड़ा नहीं गया। हो सकता है कि वो अभिषेक बानी हो। रजिया खातून ने खूनी की गाड़ी का नंबर पुलिस को दिया था, लेकिन अब उसे शिकायत वापस लेने के लिए धमकियां मिल रही थी। पुलिस ने कार का नंबर ट्रेस किया तो वो कार बाला बानी की ही थी, लेकिन बाला बानी की मौत के बाद भी रजिया खातून को धमकियां मिलती रही। तभी विकास धमकी वाली ऑडियो को अपने चैनल पर लाइव चला देता है। उस समय विकास की वीडियो ईरा, लक्ष्य, सीमा, प्राची, मनोहर और मनोहर की पत्नी सब देख रहे थे। रात को ईरा के सो जाने के बाद सुमित भी वही धमकी सुनता है जो रजिया को मिली थी। सुमित को वो आवाज जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उसको ध्यान में नहीं आता कि वो आवाज किसकी है। फिर अगली सुबह ईरा की माँ अन्या को उसकी दादी के पास छोड़ देती है। ईरा की दादी बहुत मना करती है, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती अन्या को वहीं पर छोड़ देती है क्योंकि उस दिन उसे थोड़ा काम था। फिर सुमित के पिता मनोहर पटेल सुमित पर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उसने विक्टर को नहीं मारा। उनको डर था कि विक्टर आज नहीं तो कल उनका भांडा फोड़ देगा। फिर वे सुमित को और भी भला बुरा कहने लगते हैं। सुमित को उन पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जैसे तैसे वो अपने गुस्से को काबू करता है। सुमित का अब केवल एक ही मकसद था, उसके पिता बाला बानी के साथी को ढूंढना। तभी अगले सीन में हम देखते हैं सीमा ईरा को मिलने के लिए बुलाती है। जब ईरा वहाँ पर पहुँचती है तो सीमा उसे एक टेप रिकॉर्डर देती है जिसमें अभिषेक बानी की माँ की आवाज रिकॉर्ड थी। फिर ईरा अभिषेक के स्कूल में फोन करती है और उस टेप रिकॉर्डर के बारे में पूछती है। हेडमास्टर बताते हैं कि अगर अभिषेक का टेप रिकॉर्डर कोई गलती से भी छू लेता तो अभिषेक उसे बहुत मारता था। दूसरी तरफ प्राची बानी विकास से मिलने के लिए आती है। वे दोनों अकेले में बैठकर बातें करते हैं। फिर सबसे पहले तो विकास उससे माफी मांगता है,
क्योंकि उसने उसके साथ बहुत बुरा किया। फिर प्राची विकास के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो क्यों अभिषेक को खूनी साबित करने पर तुला हुआ है। वो विकास को कहती है कि 17 साल पहले सरपंच का खून मैंने किया था, अभिषेक ने नहीं। और ये बात सुनकर विकास दंग रह जाता है। तभी जब रात को ईरा अपने घर आती है तो वो सुमित से कहती है कि कल वे दोनों सारंगबाड़ी जाएंगे। फिर जब सुमित वहाँ पर जाने का कारण पूछता है तो वो बताती है कि अभिषेक और बालाबानी दोनों ही बहुत अच्छे मेटल आर्टिस्ट थे और उनकी वर्कशॉप में उन्हें काफी कुछ सुराग मिल सकते हैं। फिर अगले दिन ईरा और सुमित सारंगबाड़ी में बालाबानी के घर पहुंच जाते हैं। सुमित को उस घर में बिताया हुआ एक एक पल याद आने लगता है जहां वो अपनी बहन के साथ खेला करता था और उसको परेशान किया करता था। फिर वे दोनों बालाबानी की वर्कशॉप के अंदर घुस जाते हैं। फिर ईरा सुमित से कहती है कि शायद इसी जगह पर वो दरिंदा उन औरतों को मारता होगा और अपने बेटे को भी खून करना सिखाता होगा। और फिर वो अपनी जेब से वो टेप रिकॉर्डर निकालती है और कहती है कि ये अभिषेक बानी की माँ की आवाज है। उस रिकॉर्डर को देखकर सुमित का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि पहले भी वो किसी को अपना रिकॉर्डर छूने नहीं देता था। फिर सुमित ईरा के नजदीक आता है और उसका गला दबाने लगता है। फिर ईरा अपनी बंदूक निकालने लगती है, लेकिन तभी सुमित बेहोश हो जाता है और इसी के साथ 8वें एपिसोड का भी अंत हो जाता है। लास्ट एपिसोड की शुरुआत भी फ्लैशबैक से होती है जब सुमित टक्कर लगने के बाद मनोहर के घर में होता है। जब सुमित होश में आता है तो मनोहर उसे बताता है कि वो जानता है तुम ही अभिषेक बानी हो। फिर मनोहर अभिषेक को सुमित बनने के लिए कहता है क्योंकि उसका बेटा कोमा में चला गया है। मनोहर अभिषेक से ये भी कहता है कि उनके कोई रिश्तेदार नहीं है, इसलिए ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी। फिर अभिषेक उनकी बात मान लेता है और उस दिन से वो सुमित बन जाता है। लेकिन वो सुमित क्यों बना था ये आपको आगे पता चलेगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। ईरा का गला दबाते समय सुमित बेहोश हो जाता है। फिर ईरा पानी छिड़ककर उसे होश में लाती है। जब वो होश में आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। फिर ईरा उसे अपने घर ले जाती है। रात को ईरा के सो जाने के बाद सुमित अपनी बाइक पर विकास से मिलने के लिए जाता है। सुमित को ये बात नहीं पता थी कि उसकी घड़ी में एक ट्रैकर लगा हुआ है जो उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहा है और वो ट्रैकर ईरा ने खुद लगवाया था ताकि वो सुमित की लोकेशन ट्रेस कर सके। फिर सुमित विकास से मिलता है। पहले तो वो विकास को सारी वीडियोस दे देता है और कहता है कि आज से वो उसे ब्लैकमेल नहीं करेगा, लेकिन बदले में उससे एक हेल्प मांगता है। वो उससे अपनी बहन का पता पूछता है ताकि वो प्राची से मिलकर उससे पूछ सके कि वो लॉकेट उसे किसने दिया। फिर विकास सुमित को प्राची के घर का एड्रेस बता देता है और फिर सुमित चुपचाप जाकर अपने घर में जाकर सो जाता है। नेक्स्ट डे सुमित प्राची से मिलने के लिए चला जाता है। तभी ईरा भी उसको ट्रेस करते करते प्राची के घर पहुंच जाती है। फिर प्राची सुमित को देखकर बहुत खुश होती है। उसको देखकर उसकी पुरानी यादें ताजी हो जाती है। जब प्राची ने सरपंच का खून किया तो सुमित ने उसका इल्जाम अपने सर ले लिया था। फिर सुमित प्राची से उस आदमी का नाम पूछता है जिसने उसे वो लॉकेट दिया था, लेकिन प्राची कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है। वो आदमी आया और उसने वो लॉकेट दिया और कहा कि ये सुमित को दे देना, उसका भाग्य सुधर जाएगा। उसके बाद वो आदमी चला गया। फिर प्राची सुमित से उसके परिवार के बारे में पूछती है। सुमित उसे बताता है कि उसकी एक पत्नी है जिसका नाम ईरा है और उसकी एक बेटी भी है, लेकिन वो आज तक ईरा से कभी प्यार नहीं कर पाया। इनफैक्ट वो किसी से भी प्यार नहीं कर पाया। उस समय ईरा छुप छुप कर उनकी बातें सुन रही थी और ये बात सुनकर उसे बहुत दुख होता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम अन्या को देखते हैं जो अपनी दादी के साथ मजे से रह रही थी। जब उसकी दादी सो जाती है तो अन्या उसके कमरे में आती है और खेल खेल में उसकी अलमारी खोलती है। फिर उसे वहाँ पर एक छोटा सा बक्सा दिखता है। फिर अन्या चुपचाप किसी को बताए बिना वो बक्सा अपने बैग में रख लेती है। दूसरी तरफ ईरा, निखिल और लक्ष्य बालाबानी की और जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि बालाबानी जब औरतों को मारता था तो वो उन औरतों के दोनों पांव के अंगूठों के नाखून निकाल लेता था, लेकिन पुलिस को केवल 7 ही नाखून बरामद हुए, यानी कि बाकी के 7 नाखून बालाबानी के साथी के पास हैं। तभी निखिल ईरा से सवाल करता है कि ईरा धीरे धीरे अभिषेक बानी को इस केस से साइड में क्यों हटा रही है, लेकिन ईरा उससे सीनियर है इसलिए वो निखिल की बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। तभी रात को सुमित अन्या को वापस अपने घर ले जाता है और खाना खाने के बाद अन्या अपने घर में सोने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ मनोहर की पत्नी अपने बेटे के पास जाती है जो कि कोमा में है। वो उसके पास जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी मनोहर वहाँ पर आता है और उसे संभालता है। उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर मनोहर उसके कमरे में जाता है। फिर वो मनोहर को बताती है कि वो छोटा बक्सा यहाँ पर नहीं है और ये बात जानने के बाद उन दोनों की सांसें रुक जाती है क्योंकि वो बक्सा अगर पुलिस के हाथ लग गया तो वे लोग फंस जाएंगे। जब वे दोनों रो पीट रहे थे तब मनोहर का बेटा भी होश में आ जाता है। दूसरी तरफ जब अन्या सोने के लिए जाती है तो वो चुपके से अपने बैग में से वो बक्सा निकाल लेती है, लेकिन उसके अंदर जो चीजें थी उनके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उस छोटे से बक्से के अंदर 7 नाखून थे जो कि बालाबानी के साथी के पास थे और इसी के साथ दुरंगा सीजन का फर्स्ट सीजन खत्म हो जाता है। अब सेकंड सीजन में क्या होगा? क्या मनोहर का बेटा बालाबानी का साथी है या फिर उसका बाप बालाबानी का साथी है? क्या है मनोहर और उसके बेटे की असलियत? कौन है बालाबानी का साथी? इन सभी सवालों के
जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, दुरंगा सीजन 2 अभी हाल ही में रिलीज हुआ है और उम्मीद है मैं नेक्स्ट वीडियो में ही उसे लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जैसे ही इसका सीजन 2 आपके पास आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। हम मिलेंगे नए दिन नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।